नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में जो अपना टॉपिक रहेगा आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में पढ़ेंगे आज हम प्राथमिक क्रियाएं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम, जिसमें पहले हम आर्थिक क्रिया की परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम कौन कौन से हैं और उनको अलग अलग किस प्रकार की या कौन कौन सी उपमा दी गई है। और साथ ही साथ उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे आज प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, है ना। कि सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं में मानव किस प्रकार की क्रियाकलाप करता था, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने व्यवसाय में किस प्रकार से बदलाव लाता है। पहले वो जैसे जंगलों में रहता था, उसमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी मिले उनको इकट्ठा करो और अपना जीवन व्यतीत करो, या अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी पेट पूर्ति करने के लिए कंदमूल वगैरह और आखेट वगैरह शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद में जैसे जैसे उसमें सोचने समझने की बुद्धि आती है और वो सोचता है क्यों ना मैं पशुओं को पालना शुरू करूं, जिससे मुझे दूध दही खाने के लिए या फिर परिवहन के लिए पशुओं को काम में ले सकूँ और उनके मरने के बाद में उनकी जो हड्डियाँ होती है उनको मैं शिकार के रूप में काम ले सकूँ, हथियार के रूप में, और उनकी चमड़ी को मैं अपने कपड़ों के रूप में कपड़े बना सकूँ उससे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने विचार, जैसे जैसे उनके नए नए विचार आते गए, बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपने आर्थिक क्रिया में और बदलाव शुरू कर दिया। और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले चलवासी पशुपालन, पालतू पशु पालता है, उसके बाद में उनका व्यापार के तौर पर उनका पशुपालन करता है, उसके बाद में वो कृषि कार्यों को शुरू कर देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया आगे से आगे चलती जाती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उसके बारे में। प्राथमिक क्रियाएं, है ना। उसमें पहला आता अपना आर्थिक क्रियाएं। कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं मानव की वे सभी क्रियाएं जिनसे उनको आय प्राप्त होती है। मतलब मानव के द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य आर्थिक क्रिया में आते हैं, जिनसे मनुष्य को उनके बदले पैसा मिलता है, पूंजी मिलती है। तो क्या बताया इसमें कि मानव के वे सभी क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई भी काम करो उनके बदले उनको मजदूरी मिलती है, वो आर्थिक क्रिया के रूप में आ जाती है। मानव की आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है, या 5 वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहला आता है प्राथमिक क्रियाएं, नंबर 2 द्वितीय क्रियाएं, नंबर 3 तृतीय क्रियाएं, नंबर 4 चतुर्थ क्रियाएं, नंबर 5 पंचम क्रियाएं। अब इनमें जो लोग कार्य करते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार एक उपमा दी गई है, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसा माना कि जो प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग कार्य करते हैं, श्रमिक कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं रेड कॉलर श्रमिक। और जो द्वितीय क्रियाकलापों में जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लू कॉलर श्रमिक, ब्लू कॉलर श्रमिक। और तृतीय क्रियाकलापों में काम करने वालों को पिंक कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। और चतुर्थक वालों को श्वेत कॉलर के नाम से जाना जाता है। और पंचम क्रियाकलाप में काम करने वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर के नाम से जाना जाता है, जो कि उच्च स्तर के लोग होते हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो पूर्ण रूप से क्या है कि मानव द्वारा किए जाने वाले वे सभी क्रियाकलाप जो क्या होता है कि पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। मतलब वो लोग पर्यावरण पर निर्भर रहकर अपने कार्य करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए वो जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य प्रकृति पर या पर्यावरण पर निर्भर होकर ही करते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। देखते हैं आगे हम। प्राथमिक क्रियाएं कि प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा पर्यावरण पर निर्भर रहता है। अगर पर्यावरण में किसी प्रकार की हलचल होती है, किसी प्रकार की घटना घटित होती है, तो उनका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उनकी फसलों पर या उनके कार्यों पर पड़ता है। इसीलिए प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग कार्यरत हैं वो सभी लोग जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहकर करते हैं? पर्यावरण पर निर्भर रहकर करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारतीय कृषि के बारे में कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है ना। कि जब वर्षा अच्छी होती है तो किसानों को फसल प्राप्त हो जाती है, वर्षा नहीं होती है तो अकाल या उनको फसल प्राप्त नहीं होती, तो एक जुआ की तरह हो गया। उसके बाद कि इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न लोग हैं, श्रमिक है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। पहला आता है
संग्रहण, संग्रहण मतलब एकत्रित करना, आखेट शिकार करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना और मत्स्य पालन करना और खनन कार्य करना। ये इस प्रकार के जो उदाहरण बता रखे हैं, इन सभी का मानव के विकास के साथ साथ इस प्रकार की क्रियाओं में बदलाव होता गया। सबसे पहले मानव जब आदि मानव के समान था, जंगलों में रहता था, उसमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी, उस समय उन्होंने सबसे पहले इस प्रक्रिया को अपनाया। किसको? आखेट एवं भोजन संग्रह या फिर भोजन संग्रह को इन्होंने अपनाया। क्या किया? जंगलों में रहते थे और वो क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनके कंदमूल एकत्रित करते थे, फल को एकत्रित करते थे और उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उनका सेवन करते थे, अपना जीवन चलाने के लिए या जीवित रहने के लिए। और जो भी जीव जंतु जानवर वगैरह मिलते हैं उनका शिकार करते हैं और शिकार करके उनका सेवन करते हैं भोजन के रूप में। उसके बाद में वो लकड़ी काटने लगे। फिर उनको लगा कि क्यों ना हम पशु पालना शुरू करते हैं, तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं में भी उन्होंने एक तो पालतू पशु पाले जिसमें चलवासी पशुचारण, और दूसरा इन्होंने किसको किया? वाणिज्य पशुधन पालन, व्यापार के तौर पर इन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू किया, उसके बाद में मत्स्य पालन, उसके बाद उन्होंने खनन कार्य को अपना लिया। पहला आता है आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट एवं भोजन संग्रहण किस प्रकार से होता है, क्या है इसके अंदर, वो सारी जानकारी अपन देखते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रहण आरंभिक युग में, प्राचीन काल में, शुरुआत में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के, अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था। जिस वातावरण में रहता था, जिस जगह में रहता था, उसके आसपास के वातावरण पर वो निर्भर रहता था। और उनका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता है। अपना जीवन वो 2 कार्यों द्वारा करते थे। कौन कौन से? एक तो है पशुओं का आखेट कर, मतलब पशुओं का शिकार करके। आखेट मतलब शिकार होता है। शिकार करके। और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो आखेट एवं भोजन संग्रह में ये लोग इन दोनों क्रियाओं पर निर्भर रहते थे। एक तो आसपास के जंगलों से कंदमूल वगैरह जो भी मिलता है उनको, फल वगैरह उन सभी को एकत्रित करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा पशुओं का आखेट कर, पशुओं का शिकार करके। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। भोजन संग्रहण मतलब अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना, एकत्रित करना ही भोजन संग्रहण कहलाता है। अब हम देखेंगे आगे कि विश्व में आखेट एवं भोजन संग्रहण किन किन क्षेत्रों में होता है। तो आखेट एवं भोजन संग्रहण विश्व में 2 क्षेत्रों में होता है। एक तो है उच्च अक्षांश के क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। तो आइए हम देखते हैं। उच्च अक्षांश के क्षेत्र आएंगे वो आएंगे जो कि टुंड्रा प्रदेश वाले भाग है, और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र वो आएंगे जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है। ठीक है ना? पहला क्षेत्र कौन सा है? उच्च अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र जो कि बर्फीले क्षेत्र हैं, उसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, ये भाग किसमें आते हैं? उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आते हैं। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, ये सारे क्षेत्र निम्न अक्षांश के क्षेत्र में आते हैं। तो उनकी जानकारी इसमें देख रखी है। ये वाला भाग है, ये सारा जो भाग जहाँ पर भी इसको डार्क कर रखा है, ये किस में आता है? उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आता है। उसके बाद में ये जिस जगह पर बता रखा है, ये वाले भाग, ये सारे भाग अफ्रीका वाला और दक्षिणी अमेरिका, ये भाग दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, और इधर ऑस्ट्रेलिया के जो द्वीप है ऊपर ओशिनिया वाले क्षेत्र में, वो वाले क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, है ना? उसके बाद में हाँ, इसमें क्या है कि प्राथमिक क्रियाओं में जो मानव जो जंगलों में निवास करता था और अपनी आजीविका चलाने
के लिए कंदमूल इकट्ठा करते थे, है ना। उसमें उससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है जिसके बारे में नाम तो आप लोगों ने पहले सुना ही है सभी ने, और खाते भी हैं, जिसका नाम आता है च्युइंगम। क्या है? च्युइंगम। अब च्युइंगम किससे बनती है? कोई कहता है किससे बनती है, कोई कहता है किससे बनती है, लेकिन यहाँ पर इसका सही तरीके से देखिए कि ये किससे बनती है। च्युइंगम जो होती है वो एक वृक्ष के दूध से बनती है। उस वृक्ष का नाम है जेपोटा वृक्ष, है ना। और इसमें देखिए कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहा जाता है। यह जेपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। किसके दूध से बनती है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। और जेपोटा वृक्ष जो है वो जिसे स्थानीय भाषा हम क्या कहते हैं? चीकू का पौधा, है ना। उसके बाद आता है पशुचारण। जैसे मानव ने या सोचना या विचार करना शुरू किया, या उसका बौद्धिक विकास होता गया, बौद्धिक विकास हुआ, उसके बाद में उन्होंने कुछ अलग क्रियाओं को करना शुरू किया। तो उसमें आता है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने, जो लोग आखेट पर शिकार करने पर निर्भर थे, तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि जब उनको लगा था कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं हो सकता, केवल शिकार करने से ही अपना जीवन नहीं चल सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पशुओं को पालना शुरू कर दें। और विभिन्न जलवायु दशाओं, जिस जगह पर जिस प्रकार की जलवायु है उस जगह पर जिस प्रकार के पशु पाले जा सकते हैं उनके आधार पर, तो विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले, मतलब उन क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले जा सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, तो उसके आधार पर पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया, उनको पालना उन्होंने शुरू कर दिया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में अभी पशुपालन जो है वो पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाने लग गया है। वो लोग बड़े बड़े पैमाने पर पशुपालन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और जिनका एक व्यवसाय बन गया, मतलब एक व्यापार करने के तौर पर उन्होंने अपना एक व्यवसाय बना लिया है। तो क्या है पशुपालन? क्या है कि आखेट पर निर्भर रहने वाले लोगों ने या आखेट पर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि अपना जो जीवन है वो इन पर निर्भर रहकर ही नहीं चलने वाला, इससे अपना जीवन आसानी से चलने वाला नहीं है, तो यहाँ तक अपने आवश्यकताएं पर्याप्त पूरी नहीं हो सकती है, तब उनको लगा कि क्यों ना हम पशुओं को पालना शुरू कर दें। तब उन्होंने पशुओं को पालने के विषय में सोचा, और फिर उन्होंने क्या किया कि जिन जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं उन क्षेत्रों में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उस जलवायु के आधार पर उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में उन्होंने ऊँट को पालना शुरू कर दिया, उस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, वो ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर वगैरह, पर्वतीय क्षेत्रों में रेनडियर, ऊपर वाले जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें याक, लामा, इस प्रकार से पशुओं को पालना उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। और वर्तमान वो व्यापार के आधार पर उनका व्यापार होने लग गया है, व्यापार की दृष्टि से वो पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जैसे कि सूअर वगैरह है मांस के लिए। अब उसके बाद में आता है नंबर 1 चलवासी पशुचारण, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण ये इसके नाम से पता चल रहा है। चलवासी मतलब चलते फिरते। ये लोग क्या करते हैं कि चलवासी जो पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, पशुचारक क्या करते हैं अपने पालतू पशुओं को पानी व चारागाह या चारे की गुणवत्ता उपलब्धता के आधार पर वो लोग क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लाते ले जाते रहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में गए वहाँ पर अगर चारा खत्म हो गया तो वो किसी नए क्षेत्र की खोज में वो चले जाते हैं, नए क्षेत्र में चारागाह या पानी की खोज में वो नए क्षेत्र में चला जाता है। तो चलवासी पशुचारण में बता रखा है कि चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे माना कि एक स्थान से 20 स्थान पर गए और वहाँ पर अगर चारा खत्म हो गया तो वो वहाँ से अगले क्षेत्र की ओर पलायन कर जाते हैं। अब इनके क्षेत्र आते हैं कि विश्व में चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पर होता है। तो विश्व में चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र बता रखा पहला उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, उत्तरी अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग है और उसमें भी कौन सा अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर तट है उसकी बात हो रही है कि उत्तरी अफ्रीका के
अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। ये पहला क्षेत्र है। ये पूरी एक बेल्ट है, पट्टी है। अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तथा चीन तक इसका विस्तार है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। दूसरा क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फ हमेशा गिरती रहती है, जमा रहती है। नंबर 3 आता है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर के द्वीप। दक्षिणी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके नीचे वाला भाग है ना। ये 3 क्षेत्र आ गए इसमें। इनको अपन एक मानचित्र में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। ये एक विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों को दर्शा रखा है। तो ये यहाँ से लगाकर ये वाला जो भाग है, ये वाला तो कहलाता है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश आ जाता है ना। और ये वाला जो भाग है, जैसे पूरी बेल्ट आई थी कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ ये पूरी एक बेल्ट है। अटलांटिक तट, ये अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर का ये तट हो गया अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप। पहले ये यहाँ से शुरू हुई है अफ्रीका महाद्वीप से, अरब प्रायद्वीप गए, अरब प्रायद्वीप से मंगोलिया, मंगोलिया से वो मध्य चीन तक चले गए। ठीक है, ये पहला क्षेत्र था। और दूसरा क्षेत्र ये था। और तीसरा क्षेत्र था कि भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, ये तीसरा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण होता है। उसके बाद हाँ, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में चरवासी पशुचारकों की संख्या में कमी क्यों आ रही है। कमी होने के कारण कौन कौन से हैं। तो इनके कमी होने के कारण है कि चलवासी पशुचारकों की संख्या में कमी होने के कारण कि एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, सीमाओं को हड़पना, और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। पहला तो है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, और दूसरा है कि कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अगर नई नई बस्तियाँ बनाएंगे तो उस भूमि को वो क्या करेंगे, जो चारागाह भूमि है उसको वो हड़प लेंगे, उस जगह मकान बना लेंगे और वो चारागाह भूमि खत्म हो जाएगी। इसीलिए चलवासी पशुचारक कम होता जा रहा है। उसके बाद आता है नंबर 2 वाणिज्य पशुधन पालन। पहले तो वो पशुपालन चलवासी पशुचारण के रूप में करते थे जिनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और उसके बाद में वो शुरू करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य, इसके नाम से पता चल रहा है कि व्यापार के लिए पशुओं को पालना। इसमें क्या होता है कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान व्यवसाय है, कि इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पूंजी प्रधान व्यवसाय है और अधिक व्यवस्थित भी है। इसको व्यवस्थित तरीके से इसका पशुपालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है। एक बड़े बड़े इनके फार्म होते हैं, उन जिन्हें रेंज कहा जाता है ना। और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। आसपास के क्षेत्रों में जो भी, जहाँ पर भी चारागाह उपलब्ध, चारा उपलब्ध होता है, उनको लाकर उन पशुओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्र की, कि वाणिज्य पशुधन पालन विश्व में कहाँ कहाँ होता है। नई दुनिया में प्रचलित है। नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, है ना। नई दुनिया में प्रचलित है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। इनका भी अपन एक मैप देखते हैं। ये यूएस वाला भाग हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र आ गए, अफ्रीका वाले क्षेत्र आ गए, मध्य एशिया वाले आ गए, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आ गया। इन सभी क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन होता है ना। और नीचे न्यूजीलैंड, ये तो है, इसके नीचे तो यहाँ पर था तस्मानिया, और इस जगह पर है न्यूजीलैंड है। तस्मानिया ये, और ये नीचे न्यूजीलैंड है। उसके बाद में जैसे उनको लगा कि पालतू पशुओं के साथ साथ हम और कुछ नया करें, कि हम कुछ फसलों का उत्पादन करना शुरू करें, जिससे क्या हम खाने के लिए हमें अनाज मिल जाए, है ना। तो उसके बाद में उन्होंने शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। उसमें भी उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी निर्वाहन कृषि। इस तरह की
इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, किसी छोटे क्षेत्र में की जाती है। और इस तरह की खेती में आदिम औजार मतलब पुराने ज़माने के औजार, परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है, कि उसमें पूरा परिवार ही लगा रहता है। ये खेती मुख्य रूप से मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता मतलब उनकी उपजाऊपनता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग कर लेते हैं। कि इस प्रकार की कृषि में क्या है कि जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है उन जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो स्थानीय रूप से वो लगभग उनका उपयोग वही खुद ही कर लेते हैं, लगभग या संपूर्ण उनका उपयोग कर लेते हैं। और अगर कुछ सामग्री बच जाती है तो उनको फिर वो आसपास के गांव के बाज़ार में ही भेज देते हैं। इसमें खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, अपनी पेट पूर्ति करना। अब निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कि निर्वाह कृषि भी दो प्रकार से की जाती है, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला आता है आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन मतलब प्राचीन तरीके से की जाती है, जिसमें मानव क्या करता है कि वनों को जलाकर, वनों में पेड़ पौधों को जलाकर उससे जो राख बचती है उस राख के अंदर वो बीज डालकर उसमें वो खेती करते हैं और उसमें पुरानी पद्धति से ये कृषि कार्य करते हैं। इसमें आता है नंबर 1 आदिमकालीन कृषि। निर्वाह कृषि कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन करता है। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता है। क्या है? बिक्री के लिए नहीं होता है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है। क्या है? आदिमकालीन जो कृषि है, आदिमकालीन कृषि निर्वाह कृषि का, किसका? निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, सबसे पुराना रूप है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते हैं। क्या होता है? खेत स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि वनों को जलाकर उसमें जो राख बचती है उसमें बीज डालकर खेती करते हैं। जैसे ही उनकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊपनता खत्म हो जाती है, वो उस क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। इसलिए इनके जो खेत होते हैं वो क्या है? स्थायी नहीं होते हैं। उसके बाद में आता है आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी है? क्या विशेषताएं हैं इस कृषि की? नंबर 1 खेत का आकार। पॉइंटों के आधार पर अपन बात करेंगे। खेत का आकार, तो खेत का आकार इसमें क्या होता है? छोटा होता है, तो इसमें खेत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद कृषि पद्धति, इसमें किसान क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के जो जंगल होते हैं उसमें वनस्पति को काट कर क्या करते हैं? काटते हैं और जला देते हैं। जलाकर खेत का उपजाऊपन जलाकर साफ करता है और खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को या उस भूमि को छोड़कर वो अन्य क्षेत्र में चला जाता है। उसके बाद औजार पारंपरिक होते हैं, मतलब पुराने औजार होते हैं जो प्राचीन काल में जो काम में लेते थे वो लकड़ी के, जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े। क्षेत्र की बात करते हैं कि आदिकालीन निर्वाह कृषि विश्व में कहाँ कहाँ होती है, तो इसमें क्षेत्र आते हैं अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय, दक्षिणी व मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मुख्य रूप से है जिस जगह पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। कि विश्व में इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, और वो क्षेत्र कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा आता है? इसमें ग्लोब में कटिबंधों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें दो तो शीत कटिबंध बताए, उसके बाद में 2 शीतोष्ण बताए और 1 उष्ण बताया, है ना। कुछ 5 कटिबंध बताए उसमें से जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो तो है उष्ण कटिबंध, उससे ऊपर वाला जो भाग आता है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध। अपनी बात हो रही है उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंध मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र की इसमें बात की जा रही है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि, इसमें क्या होता है कि वनों को जलाकर उससे बची राख में बीज डालकर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि कहते हैं। इससे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरणशील जो कृषि है उसे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे है, कहाँ पर किस नाम से जानते हैं, देखते हैं। भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं, श्रीलंका में चेना कहते हैं, म्यांमार में टोग्या कहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में लादांग कहते हैं, और मेडागास्कर में टावी कहते हैं, और ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। ये इनके नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। ये क्षेत्र है, इसमें ये क्षेत्र, ये वाला दक्षिण अमेरिका वाला भाग अफ्रीका के इस क्षेत्र में, और ये सारे द्वीप समूह, इन भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कौन सी? स्थानांतरणशील कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, है ना। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि मतलब जिसमें जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है ना। तो गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की है। नंबर एक, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान नाम से पता चल रहा है कि इसमें चावल की फसल जो होती है वो मुख्य होती है और गेहूं की फसल गौण होती है। और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल की फसल गौण होती है, गेहूं की फसल मुख्य होती है। बात करते हैं नंबर एक, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, कि इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, लालन पालन करने के लिए भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब गहन निर्वाह कृषि विश्व के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि की तुलना में जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है ना। उसके बाद में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं। चावल प्रधान गहन निर्वाह की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। कि सबसे पहले इसमें आता है कि मुख्य फसल क्या होती है, इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें चावल की फसल प्रमुख होती है ना, और सिंचाई और वर्षा पर निर्भर होती है, दोनों पर निर्भर होती है फसल। खेतों का आकार कैसा होता है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और खेत एक दूसरे से दूर होते हैं, अलग अलग जगह पर बने होते हैं, काफ़ी दूरी पर। श्रमिकों की क्या स्थिति होती है, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। तो भूमि का गहन उपयोग होता है। इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। इसमें मानव श्रमिकों को अधिक काम में लिया जाता है। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। क्षेत्र छोटा होता है, खेत छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरा परिवार उसमें लग जाता है। प्राकृतिक खाद, इसमें क्या आता है कि भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए या भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए पशुओं का गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग भी वो करता रहता है। अब इनके क्षेत्र की इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है, विश्व में चावल प्रधान गहन निर्वाह कहाँ की जाती है, तो वो क्षेत्र आता है मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में। मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में इस प्रकार कृषि की जाती है। और उसके बाद में दूसरी जो कृषि आती है वो आती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं है, इसमें चावल की फसल मुख्य नहीं होती है। इसके स्थान पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ आदि फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है, वो तो चावल प्रधान की थी, अब यह चावल रहित की। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। मतलब अगर पर्याप्त वर्षा होती तो वो लोग भी वहाँ पर चावल की खेती करते हैं, लेकिन जिस जगह पर वर्षा कम होती है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस जगह पर इस प्रकार कृषि की जाती है। इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता की जाती है, या इसलिए इस प्रकार कृषि में
सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। उसके बाद खेत बहुत ही छोटे बिखरे हुए होते हैं। मशीनों के स्थान पर खेतों में अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा होता है, जैसे खेत की जुताई करना है ना, वो काम किससे होता है? पशुओं के माध्यम से ही होता है मशीनों की तुलना में। उसके बाद में इसके मुख्य क्षेत्र कि इस प्रकार की कृषि विश्व में कहाँ कहाँ की जाती है? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। वो तो थी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और यह चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, सिंधु गंगा का मैदान, ये वाला भाग है ना। इसमें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जो बता रखी है वो है ये ब्लैक में जो डार्क में जो बता रखा है वो तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और ये जो बता रखे हैं जहाँ पर कम वर्षा होती है वो है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जिसको थोड़ा सा कम गहरा कर रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम बादों बढ़ेंगे। धन्यवाद।